हेलो बच्चों, तो आइए आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और आज के क्लास में मेरा 2 क्लास बायोलॉजी का हो गया। आप लोग वीडियो देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर समझ लीजिएगा। हम लोग पाचन तंत्र बायोलॉजी में अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, पाचन तंत्र चल रहा है। ठीक है, पाचन तंत्र में हम 2 वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं 2 क्लास का। उसमें हम आमाशय में पाचन तक बताए हैं। ठीक है, इसके बाद का जो है आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, कैसे पाचन होता है, कौन से एंजाइम कार्य करता है, आज के वीडियो में सारा हमारा कंप्लीट होने वाला है। और आज के वीडियो में हमारा सारा पाचन तंत्र बड़ी आंत तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पाचन तंत्र का अंतिम वीडियो होगा। और आज मैं पाचन तंत्र का डायग्राम बना चुका हूँ यहाँ इधर साइड में, जिसमें आप लोग को आज मैं समझाऊंगा कि कौन सी आंत कहाँ होती है, यकृत कहाँ होता है, लीवर जिसे हम बोलते हैं, अग्नाशय कौन सा होता है, और अमाशय तो हम समझा चुके हैं आपको, अमाशय आपको समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं और एक एक टॉपिक करके समझते हैं। अभी तक हम पढ़े हैं वहाँ पर कि आमाशय में भोजन का पाचन, आमाशय के में भोजन के पाचन के बाद भोजन लेई जैसा हो जाता है, कल मैं आपको बताया था। और वहाँ से भोजन निकलने के बाद काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? काइम। ठीक है, अब आमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जब हमारी आमाशय की ग्रंथियाँ, कल मैं आमाशय का फिगर बनाया था यहाँ पर साइड में, आपको पता होगा इस तरह का। आप देख लीजिएगा वीडियो, यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर समझ में नहीं आएगा। इस तरह मैं आमाशय का 3 भाग होता था, कल बताए थे ना। आमाशय का 3 भाग होता है, जिसमें पहला के कार्डियक कहते हैं, दूसरा को फुंडिक भाग कहते हैं और तीसरा को पाइलोरिक कहते हैं। कल बताए थे। कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है, कार्डियक वाले भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव कहाँ से होता है? अम्लजन कोशिकाओं से होता है, कल बताए थे हम वहाँ पर। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़कर अम्ल भोजन में मिला देता है ताकि भोजन छोटे छोटे भागों में टूट सके। ठीक है, उसके बाद पाइलोरिक का कार्य, फुंडी का कार्य बताए थे। इसमें कांटानुमा रूजी होती है, इस तरह बनाए थे। रूजी होती है, जो रूजी क्या करती है? भोजन को रोक कर रखती है। हमारे आमाशय में भोजन 4 घंटा तक रहता है, रूजी उस भोजन को रोक कर रखती है, पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद पाइलोरिक भाग होता है, इसमें जठर रस निकलता है। जठर रस में कौन कौन से रस होता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजाइम। ठीक है, 3 एंजाइम स्राव होते हैं यहाँ पर जो भोजन को तोड़ते हैं। और वहीं पेप्सिनोजाइम आगे जाकर HCl क्या करता है? उसको पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ठीक है, यहाँ तक हम कल पढ़े थे। और जब यहाँ से भोजन का पाचन हो जाता है तब भोजन की आकृति लेई की जैसी हो जाती है। कैसे हो जाती है? लेई जैसी। ठीक है, और वहीं लेई जैसी भोजन यहाँ से निकलकर आगे जब पहुँचता है तो उसे हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। याद रखिएगा, जब आमाशय से हमारे भोजन निकलता है तो उसे हम काइम बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। हमारे आमाशय की अम्लजन जो कोशिकाएं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में छोड़ने लगती है, तो यह म्यूकस के स्राव को कम कर देती है। ध्यान समझिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलेगा ना, तो यह क्या करेगी? म्यूकस का स्राव कम कर देगी। ठीक है, म्यूकस के स्राव जब कम हो जाता है तो हमारी आमाशय में उंगली नुमा, इस तरह का उंगली नुमा संरचना मतलब कहे ना तो उबड़ खाबड़ इस तरह की उंगली नुमा इस तरह की संरचना होने लगती है। मतलब आमाशय की दीवार उबड़ खाबड़ होने लगती है, उंगली नुमा संरचना हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये घाव की जैसा हो जाता है। ध्यान समझिए, हमारे आमाशय में घाव जैसा हो जाता है, इसे हम अल्सर बोलते हैं। ध्यान से समझिए, इसे क्या बोलते हैं? अल्सर। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि अल्सर क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। अल्सर हमारे आमाशय का घाव होता है। ठीक है, अक्सर हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ज़्यादा स्राव होने का, म्यूकस का कम स्राव होने के कारण आमाशय के अंदर उंगली नुमा इस तरह की संरचना निकल जाती है, जिसे हम अल्सर बोलते हैं, या पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, पेप्टिक अल्सर। अक्सर ये कौन से लोगों में हो जाता है? जो लोग उपवास रखते हैं या बिना खाए ज़्यादा दिन तक रहते हैं, उनके आमाशय में ये अल्सर नामक घाव निकल आता है। समझ में आया ना? अल्सर समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और टॉपिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम छोटी आत्म की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आमाशय में कल हम आपको आमाशय के बारे में पूरा बता चुके थे, आज भी थोड़ा चर्चा करते हैं ताकि आपका जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो जाए और जो भी न्यू
स्टूडेंट है जो अभी वीडियो को ये वाले वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो पाएगा। नहीं तो आप यहाँ से देखेंगे ना तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम पूरा कंसेप्ट एक एक चीज़ को नहीं हम छोड़े हैं, यहाँ तक जीव दांत को भी हम बता चुके हैं। इसमें एक एक कंसेप्ट इसमें पूरा क्लियर करने वाले हैं हम। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अमाशय में हमारे कल बता चुके थे प्रोटीन को कौन तोड़ता है, पेप्टोन। प्रोटीन को तोड़कर कौन, पेप्टोन। पेप्सिन नामक, पेप्सिन कल बताया था ना, पेप्सिन नामक हार्मोन प्रोटीन को तोड़ता है, तोड़कर पेप्टोन में चेंज कर देता है। पेप्सिन किससे बनता है, पेप्सिनोजाइम, पेप्सिनोजाइम हार्मोन सॉरी एंजाइम से पेप्सिन नामक एंजाइम बनता है, और पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ठीक है, समझ में है ना। इसके अलावा वसा जो होता है हमारे भोजन में, उस वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा किस में बदल जाता है, अमाशय में। ध्यान समझिए, याद रखिएगा भाई, आगे चलेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा हमें, कि प्रोटीन जो है पेप्टोन में चेंज हो जाता है, और जो वसा है वह क्या किस में बदल जाता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल पर कौन सा एंजाइम करता है, यहाँ पर एंजाइम भी लिख दिए हम, गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम। हमारे अमाशय के अंतिम भाग पाइलोरिक में गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम जो है वह क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल चिपचिपा सा पदार्थ, ग्रीस जैसा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी छोटी आंत पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं फिगर को यहाँ पर समझा रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। यहाँ पर समझिएगा, देखिए ये हमारी नाक की जो ये नाक वाली जो नली है, ये नाक वाहिनी है, मतलब श्वास नली वाली, और जो नीचे यहाँ पर ये वाला बनाए हम, ये वाला, ये हमारी मुख वाहिनी, यानी मुंह वाली जो नाली है, मुख गुहा से जुड़ी हुई है वो है। ठीक है, यहाँ से जो हम देखिए, यहाँ पे ये वाली जो नीचे हम बनाए हैं, ये लार ग्रंथियाँ है। क्या है, लार ग्रंथियाँ, जो लार स्रावित करती है, हमारे जीभ के नीचे होती है ना, लार ग्रंथियाँ जो लार स्रावित करती है। एंजाइम जो भोजन को पचाता है, बताए थे मुंह में हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, पीछे उसमें बता चुके थे। ठीक है, जब यहाँ से भोजन देखिए, यहाँ पर हो गया ना, दोनों यहाँ पर, यहाँ से जब भोजन चलता है तो नीचे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से देखिए 2 नालिका, एक ग्रसनी होता है ना, ग्रसनी 2 में 2 छेद, निगल द्वार, कंठ द्वार, तो यहाँ से एक चला जाता है फेफड़ा के अंदर। तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो हम अगले चैप्टर, वो जो चैप्टर आगे हम चलेंगे इसके बाद वाले चैप्टर श्वसन में, तो जब श्वसन तंत्र आपको बताएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप समझिए कि यहाँ से निकलता है, बाकी सब वहाँ पर देखेंगे। अभी हम पाचन तंत्र पर पूरा कंसेप्ट हम देखेंगे। और ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पर हम बनाए थे ना, इस तरह जो हमारी गर्दन की संरचना है, जो है यहाँ पर गर्दन की जो हड्डी है, जिसके अंदर से वो नली गई है, ये गर्दन हमारी कैसी हड्डी है, ये सीधी नहीं है, सीधी रहती तो घूमता नहीं, इस तरह घूम रहा है ना, मतलब ये कैसी है, इस तरह गोल गोल, जैसे आप स्प्रिंग देखें ना, स्प्रिंग जैसी, तो इस तरह, तभी ये चारों दिशाओं में इस तरह घूम जाती है। ठीक है ना, उसके अंदर से वो निकला हुआ है, तो इसे हम टक्रिया बोलते हैं। वहाँ इसे भी हम उसमें हम बताएंगे श्वसन में कि टक्रिया क्या होता है, कैसे काम करता है, समझ में ना। इस तरह आप समझिए कि ये घुमावदार नली है जो सभी 360 डिग्री पर इस तरह घूम जाती है। ठीक है, टक्रिया बोला जाता है। उसके अंदर से ग्रास नली और ग्रसनी निकल कर बाहर आती है, और जो नीचे आती है हमारे, उसे हम ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली आपको बता चुके हैं पीछे, ग्रास नली जिसमें क्रमाकुंचन याद आ रहा है ना, जिसमें क्रमाकुंचन होता था, इस तरह के धीरे धीरे, मतलब जो ये ग्रास नली हमारी है, इसमें धीरे धीरे भोजन को इस तरह धकेला जाता था, एकाएक नहीं, धीरे धीरे भोजन को धकेल कर आगे आमाशय की तरफ पहुंचाया जाता था। ठीक है, इसके बाद नीचे जो आया ये हमारा आमाशय हो गया। आमाशय का फिगर कल के क्लास में साइड से फिगर बनाकर उसमें सभी 3 पार्ट्स उसके समझाए थे। ठीक है, ये हमारा आमाशय हो गया। ध्यान समझिएगा, इसमें 1 2 3 3 पार्ट इसमें हम कर दिए हैं। देखिए 1 2 3 3 पार्ट है ना, ये हमारा आमाशय है। ठीक है, भोजन हमारा मुख्य पेट आमाशय ही होता है, और आमाशय में हमारे भोजन 4 घंटा तक रहता है, मैं बता चुका हूँ पीछे। ठीक है, उसके बाद साइड में इधर देखिए, ये हमारा यकृत है। यकृत यानी लीवर, क्या है, यह लीवर है। लीवर क्या करता है कि हमारे शरीर में लीवर पित्त का निर्माण करता है। पित्त किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। अभी लीवर को हम भी समझेंगे छोटी याद के बाद कि लीवर का वजन कितना होता है, यह कैसी थैली है, क्या निर्माण करता है। अभी आप समझिए कि लीवर पित्त का निर्माण करता है। पित्त एक क्षारीय पदार्थ है, हल्का और हरा सा एक क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, पित्त समझिए, एंजाइम नहीं है, पित्त सब एक पदार्थ है, ध्यान समझिएगा। पित्त का निर्माण करता है, और ये पित्त का निर्माण कर आगे एक ऐसी थैली रहती है। इसको हम समझाने के लिए इस तरह का फिगर अक्सर हम बना लेते हैं।
समझाने के लिए इस तरह ये हो गया हमारा यकृत, और नीचे इस तरह गोला सा बना देते हैं, ये हो गया पित्ताशय, पित्त की थैली, इसे बोलते हैं पित्त की थैली, पित्ताशय, ये लीवर हो गया। और नीचे जो ये बनाए हैं हम, इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय, पित्त की थैली होता है यह, पित्त की थैली। बस इसका काम क्या है? पित्ताशय जो है ना, यही जो यकृत है हमारा लीवर, वही पित्त का निर्माण करता है। लेकिन जो पित्ताशय है ये कुछ नहीं करता, बस पित्त को स्टोर करके रखता है। एक तरह से समझिए नहीं कि स्टोर बैंक है, मतलब एक बोतल है, उसमें हम पानी को भर कर रख दिए, मतलब क्या? स्टोर करके रखती है। तो जो पित्ताशय है ना, पित्त की थैली, बस पित्त जो लीवर में पित्त बनता है, लीवर पित्त बना दिया तो उसे ये स्टोर कर रखता है, उसे हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, और उसे जब जरूरत पड़ती है भोजन में तो वहां से वो भेजता है आगे की तरफ, समझे ना? पित्ताशय। कभी कभी लोगों को अक्सर पथरी उथरी हो जाती है पेट में ना, तो इसी पित्ताशय में पथरी हो जाती है, पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर लोग इसे काट कर निकाल देते हैं। तो इसे काट कर निकालने से जो ज़्यादा हानि नहीं होता है, क्योंकि पित्ताशय और पित्त को निर्माण कर रहा है, लीवर कर रहा है, पित्त का निर्माण लीवर कर रहा है। तो लीवर तो हमारा जो मुख्य पित्त का निर्माण कर रहा है वो तो हमारे अंदर है ही। जो पित्ताशय है, पित्ताशय का औचित्य उतना कुछ नहीं, बस वो उसका काम था स्टोर करके रखना। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब पित्ताशय निकाल दिया जाता है तो यहाँ से पित्त का निर्माण होता है और सीधे डायरेक्ट भोजन के अंदर भेज दिया जाता है। उसको स्टोर करने के लिए अंदर कुछ नहीं रहता है, समझ में आया ना? बस यही घटना होती है कि डायरेक्ट पित्ताशय को भेज दिया। आखिर पित्ताशय को जो पित्त हमारा है उसको तो भेजना ही है भोजन में, बिना भेजने तक काम होगा ना। तो इसके लिए ये रहे या ना रहे उससे ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन रहता है कि वो लिमिट मात्रा में पित्त को भेजता है, ठीक है। बस यही दोनों में अंतर है, समझ में आया ना? आइए अब समझते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। ये जो हम रेड कलर से बनाए हैं वास्तव में ये पीला कलर का थैली होता है, पीला होता है, हल्का पीला होता है, ध्यान समझिएगा, पीला होता है। पीला तो अब समझ में पता है, पीला मार्कर तो होता ही नहीं, तो इसलिए हम इसे रेड कलर से बनाए हैं। ये क्या है? हमारा अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है, जो पाचक एंजाइम स्राव करता है। हम आगे उससे चर्चा करेंगे, अग्नाशय कौन कौन से एंजाइम स्राव करते हैं। अग्नाशय बहुत भूमिका है हमारे भोजन को पचाने में, अग्नाशय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर ये अग्नाशय है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये चौड़ी सी पट्टी के जैसा हम बनाए हैं, चौड़ी की पट्टी के जैसा ये किनारे किनारे, इसे हम कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन। इसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है। बड़ी आंत की तीन टाइप होता है, हम आगे चलकर उसे भी चर्चा करेंगे बड़ी आंत वाले टॉपिक में, ठीक है। अभी आपको केवल फिगर हम समझा रहे हैं, ठीक है। अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है घूमी सी संरचना, यही होती है क्या? यहाँ ध्यान समझिएगा, ये क्षुद्रांश होता है। क्या होता है? क्षुद्रांश होता है, ठीक है। ये और ये दोनों क्षुद्रांश होता है, ठीक है। ये जो घूमी सी संरचना अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? छोटी आंत है। यह क्या है? छोटी आंत है। जो घूमी सी संरचना आपको दिखाई दे रहा है ना अंदर, इसे हम छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। और उसी छोटी आंत के बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझ में आया ना? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसे वर्चुअल तरीके से बना लीजिएगा, समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इसे वर्चुअल तरीके से कॉपी बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो डायग्राम आप समझ गए। डायग्राम में एक चीज़ और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आहार नल मैं पीछे बताया हूँ, पीछे की वीडियो में आहार नल के बारे में मैं चर्चा किया हूँ। आहार नल क्या होता है? देखिए, आहार नल यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होकर, मुंह से शुरू होकर और यहाँ मल द्वार तक जो फैला है, इसी को आहार नल कहते हैं। वहाँ पर समझाते हैं, मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जितनी लंबी है, 8 से 10 मीटर लंबी, 32 फीट के करीब में, यही आहार नल है। ऐसा समझ में ना? और ध्यान से समझिएगा, इसमें हम छोटी आंत को समझते हैं, तो छोटी आंत इस आहार नाल में अकेले 6 मीटर लंबी है, यानी 8 से 10 मीटर में सबसे। इसका नाम केवल छोटा है कि ये नाम से छोटी है, कि छोटी है, ठीक है। लेकिन ये छोटी नहीं है, ये सबसे लंबी नालिकाएं है, ठीक है। सबसे, यानी हमारे आहार नाल की सबसे लंबी नालिकाएं छोटी आंत होती है। ऐसा समझ में ना? छोटी आंत जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर, यानी कि लगभग 2.5 मीटर होती है, जिसे हम अब नहीं बोलते हैं गुर्दा निकल गया, गुद्दा नहीं, गुद्दा मल द्वार को बोला जाता है, गुर्दा। इसी यही होता है, समझ में आया ना? यही होता है, आया समझ में? ध्यान से समझिएगा, छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। यह एक बेलनाकार संरचना जो इधर भीतर घूमी हुई दिखाई है ना, यहाँ पर घूमी हुई, यही क्या है? छोटी आंत है, समझ में आया ना? छोटी आंत
शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनमें अक्सर घास उसको पचाने की जो क्षमता होती है, उन घास किससे सेलुलोज के पाचन सेलुलोज से होता है। उनमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि हमें सेलुलोज नहीं होता है, इसलिए हम घास को नहीं पचा सकते हैं। लेकिन जानवर सब घास को पचा देते हैं क्योंकि उनमें सेलुलोज होता है, तो उनकी छोटी आंत थोड़ी सी लंबी होती है। जबकि मांसाहारी जंतु होते हैं ना, उनकी छोटी आंत थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि जो मांस है वो एक एकत्र होकर उस पर एंजाइम हार्मोन सब कार्य करके उसे पचा देंगे। लेकिन छोटी आंत सेलुलोज यानी घास को पचाने के लिए उसे फैलाना पड़ता है। हालांकि हमारी आंत जो है ना, वो सारे भोजन को फैलाती है। ठीक है, आया समझ में? अब समझते हैं हम छोटी आंत के भाग। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हम पढ़े थे कि हमारा भोजन किस में है? अमाशय में है। ठीक है, अमाशय में जो भोजन पचता है उसे हम क्या कहते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। आप ये याद रखिएगा कि हमारे अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है, जिसे मूल पेट होता है हमारा, जिसमें भोजन 4 घंटा तक रहता है, उसे हम काइम बोलते हैं। उस भोजन को लेई जैसा हो जाता है, लेई की जैसा, उसे हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। याद रखिएगा, काइम। ठीक है, जब भोजन काइम रूप में रहता है तो उसमें क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहता है। कौन सा अम्ल मिला रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमाशय में। अब छोटी आंत के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ध्यान समझिएगा कि छोटी आंत कहती है कि हम अम्ल युक्त भोजन को अपने अंदर नहीं आने दे सकते हैं। यानी जो भोजन में अम्ल की उपस्थिति के कारण उसे छोटी आंत अपने अंदर आने ही नहीं देती है। तब अब क्या होगा भाई? अब तो गड़बड़ हो गया ना, छोटी आंत के अंदर भोजन जाएगा नहीं। अब क्योंकि अमाशय जो है वो अम्ल मिलाएगा ही मिलाएगा, समय का अम्ल मिलाएगा, और वह भोजन जाएगा ही नहीं हमारे छोटी आंत में। तब क्या होता है? हमारे जो पित्ताशय है, पित्त की जो थैली है, जिसे हम लीवर बोलते हैं, लीवर, वह पित्त होता है। लीवर जो होता है पित्त का निर्माण करता है। किसका? पित्त का। पित्त क्या होता है? आगे हम लीवर में उसे चर्चा करेंगे। पित्त एक हरा रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है। पित्त एक क्षारीय पदार्थ होता है। तब क्या होता है कि जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में नहीं जाता है तो जो पित्ताशय है बोलता है भाई ला जल्दी ला, क्या पित्त ला, उसमें पित्त मिला, क्योंकि भोजन क्षारीय का, तब ना छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत अम्लीय भोजन को लेता ही नहीं है। छोटी आंत जो है वो हमेशा क्षारीय भोजन को लेता है। ठीक है, तभी हमारे जो पित्त है, ध्यान समझिएगा, यह यकृत है, लीवर है, यह पित्त का निर्माण करता है। और जो नीचे ये दिखाई, ये पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। तब हमारे पित्ताशय में आपको पीछे बताया कि पित्त स्टोर करने की एक थैली होती है। तो पित्ताशय क्या करता है? यहाँ से पित्त को छोड़ता है। कहाँ? भोजन में। जब भोजन वहाँ से निकलता है ना, तो उसमें पित्त मिला देता है, जल्दी भोजन को पित्त मिला देता है। और जो उसमें अम्ल है, उस अम्ल का पित्त में क्षार होता है। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। यहाँ से पित्त मिलाएगा भोजन में। पित्त, ध्यान से समझिएगा, पित्त एंजाइम नहीं है। पित्त एंजाइम नहीं है, याद रखिएगा, पित्त एंजाइम नहीं। पित्त को एंजाइम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, पित्त मिला देगा भोजन में, और भोजन में जब पित्त मिलेगा तो भोजन क्या हो गया? क्षारीय हो गया। अब क्षारीय भोजन क्षारीय हो गया तो आप छोटी आंत कहती है कि हाँ आ जाने दे भाई, आ जाने दे, अब हम ले सकते हैं उसे। ठीक है, अब भोजन जो क्षारीय भोजन है, और छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में जाता है। कौन सा? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग को हम बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। दूसरे भाग को बोलते हैं जेजुनम। पहला भाग ग्रहणी या डेडुनम। ठीक है, डेडुनम इसे बोला जाता है इंग्लिश में। ग्रहणी, दूसरे भाग को जेजुनम, और तीसरे भाग को इलियम बोला जाता है। तीसरे भाग को इलियम। अब इलियम हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आगे उसका हम चर्चा करेंगे इसके बाद। ठीक है, ग्रहणी जो होती है, देखिए छोटी आंत का हम यहाँ पर एक शॉर्ट फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, छोटी आंत का एक फिगर हम यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, छोटा सा समझने के लिए, केवल उसमें फिगर यहाँ पर तो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें बना दिए हैं ना, तो इसे थोड़ा सा कम समझ में, इसे यहाँ पर समझने के नाम बना दिए है। ध्यान समझिए, ग्रहणी एक सी आकार की नली होती है। सी आकार के, सी मतलब इस तरह गोले घुमा हुआ नली होती है। देखिए यहाँ से घुमा हुआ है ना, ये घुमा हुआ है, सी आकार की नली होती है। और ग्रहणी के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ग्रहणी के अंदर कोई एंजाइम स्राव नहीं होता है, क्योंकि इस आंत के अंदर एंजाइम स्राव करने की क्षमता ही नहीं होती है। आया समझ में?
इस आंत के अंदर एंजाइम स्राव करने की क्षमता, यानी एंजाइम स्राव करने वाली ग्रंथियां होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर साइड ग्रंथियां जुड़ी रहती है जो उसमें एंजाइम मिलाती है। अभी हम चर्चा करेंगे आगे। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ग्रहणी भाग है ये क्या करता है, सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन, ध्यान दीजिए, सेक्रेटिन कोलेस्टेरोकाइनिन नामक हार्मोन छोड़ता है। याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यह एक सियाकार की नली है। सियाकार की नली किसको बोलते हैं, ग्रहणी को। और इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन। सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन, ये नाम आपको याद कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पता है आपको ना कि इस टाइम जो एग्जाम हो रहे हैं, पहले जैसा एग्जाम नहीं है सीधा सीधी किताब से क्वेश्चन उठा कर दे दिया गया, लो बच्चों सॉल्व कर दो, लिख दो, रट्टा मार के जाओ लिख दो, रट्टा मार के जाओ लिख दो, नहीं, पहले जैसा नहीं एग्जाम है। इस टाइम जो क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम अंदर से घुमा कर पूछ रहा है, निकाल दे रहा है एकदम, जैसे एकदम अंदर से घी निकाला जाता है ना दूध से, उसी तरह वो एकदम माह कर क्वेश्चन को निकाल देता है, नया क्वेश्चन तब पूछता है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझें ताकि हम एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन लाए, भाई तब हम सब हमें पता ही है तो कहीं से भी क्वेश्चन है क्या जाए, ठीक है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। यानी हमारे ग्रहणी भाग से कौन सा एंजाइम निकलता है, सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन, सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन। बहुत ही आसान नाम, याद इसे नोट कर लीजिए, जैसे जैसे हम लिखवा रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, सारी चीज़ हम क्लियर इसमें कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम इससे नहीं निकलता है, अभी आपको बता दिए। यह नालिका से दो भिन्न भिन्न नालिकाएं, यानी ग्रहणी से दो अलग अलग नालिकाएं जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर देखिए, हम देखें जोड़े हैं, यहाँ से देखिए, एक नलिकाएं जो होती है अग्नाशय वाहिनी होती है, यानी कि अग्नाशय से जुड़ती है, यानी वाहिनी मतलब क्या, नालिका, नली, ठीक है। यानी कि ग्रहणी से जो नलिकाएं जुड़कर अग्नाशय में जाकर मिलेगी, ग्रहणी से जुड़ी इसे निकली और जुड़ के अग्नाशय में मिली, तो जो लंबा नालिकाएं इस तरह जुड़ी ना, उसी नालिकाएं को हम वाहिनी कहते हैं। आज समझ में ना, यानी कि ग्रहणी भाग से, डेडुनम से दो नालिकाएं निकलती है। पहली नालिकाएं अग्नाशय से जाकर जुड़ जाती है और दूसरी नालिकाएं पित्ताशय से जाकर जुड़ती है, ठीक है। तो जो नलिकाएं अग्नाशय से जुड़ती है उसे अग्नाशयी वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशयी वाहिनी। और जो नलिकाएं पित्त से जाकर, पित्ताशय के थैली से जाकर जुड़ती है, वो उसे हम मूल पित्त वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल पित्त वाहिनी। अब ध्यान दीजिए, इसकी बड़ी भूमिका है इसमें। जो भोजन हमारा गया, काइम जो गया, जैसे पित्त क्या किया, पित्त उसमें पित्त कहाँ से है, पता है ना अभी आपको, कि जब हमारे भोजन आमाशय से छोटी आंत के अंदर जाएगा तो उसमें क्या लगे, वो तो अम्लीय रहेगा, और छोटी आंत अम्लीय लेता ही नहीं है, तो उसे क्या करें, क्षारीय करना पड़ेगा। तो वो क्षारीय करने के लिए जो पित्त आया, उस आकर उस भोजन में मिला, कहाँ से आया, इसी मूल पित्त वाहिनी के माध्यम से आया, ठीक है। पित्ताशय यहाँ से पित्त को छोड़ा, इसके अंदर भी होता है कि उसे उत्तेजित करता है कि भाई छोड़ छोड़ छोड़, जल्दी छोड़ छोड़। अभी हम इसे लीवर वाले टॉपिक में समझाएंगे कि मूल पित्त वाहिनी को कौन बोलता है, उत्तेजित कौन करता है छोड़ने के लिए। एक एक चीज़ कवर हम किया है इसमें, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी मूल पित्त वाहिनी से जो पित्त निकला, वहीं आकर भोजन को क्या किया, क्षारीय किया, उसमें इसके अम्लों को खत्म किया। आए समझ में ना। यानी पित्त, मूल पित्त वाहिनी जो है, या ये दोनों वाहिनियाँ हमारे भोजन को पचाने में बहुत मदद करती है। साइड से ग्रंथि है, साइड ग्रंथि से हम कह सकते हैं। ये क्या करती है, साइड से उसमें एंजाइम को भरती है, भाई ले ले ले, पचा पचा, भोजन को पचा, समझ में है ना। और जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय से भी निकलता है, अग्नाशय से बहुत सारे हार्मोन निकलता है। हम बताएंगे कौन कौन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है और कौन से हार्मोन किस चीज़ को, भोजन के किस भाग को पचाता है, ठीक है। बिल्कुल आसानी तरीके से समझना है आपको और एक एक चीज़ को कवर करते जाना है। अभी बताए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, वो अंदर से बिल्कुल निकाल कर घुमा कर पूछ रहा है, तो सारे क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा, ठीक है। हमारे छोटी आंत का जो दूसरा वाला भाग होता है वो जेजुनम होता है, ध्यान से समझिएगा। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 भाग है, तीनों भाग में अलग अलग तरीक़ा से भोजन पचते हैं, ठीक है। पहला भाग जेजुनम में क्या हुआ कि हमारे जो हार्मोन्स थे, सेक्रेटिन और कोलेस्टेरोकाइनिन, ये मिला दिया ग्रहणी, ठीक है। मिलाने के बाद
जब हमारे भोजन को एंजाइमों की ज़रूरत पड़ी पचाने के लिए, तोड़ने के लिए, छोटे छोटे भाग में गलाने के लिए, तो उसके लिए अग्नाशय क्या किया, एंजाइम छोड़ दिया उसमें। ठीक है। पित्त की जरूरत पड़ी, भोजन जा नहीं रहा था छोटी आंत में, तो पित्त के लिए पित्ताशय जो है पित्त छोड़ दिया, ले भाई जो लेके जाओ। ठीक है, सारी चीज़ हो गया यहाँ पर। अब भोजन को पाचन के लिए समय की ज़रूरत है, उसे तोड़ना है छोटे छोटे भाग में, तो उसके लिए हमारे छोटी आंत की दूसरी भाग जेजुनम है। समझ में आ रहा है ना, दूसरी भाग जेजुनम, ये मध्य की भाग होती है, बीच वाले भाग होती है, और छोटी आंत इसमें भोजन पचता नहीं है। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या होता है, जो छोटी आंत का जेजुनम वाला भाग है इसमें भोजन नहीं पचता है। ये केवल इसका काम क्या है कि भोजन को इस तरह फैला देगा। जैसे हम जैसे अनाज वनाज को पसार देते हैं ना सूखने के लिए अच्छे तरीक़े से, उसी तरह जो हमारी छोटी आंत है वो जेजुनम क्या करेगा कि जो भोजन में एंजाइम मिला हुआ है, एंजाइम उसमें मिल गया है, उन भोजन को वो पसार देगा, बिल्कुल एकदम आराम से पसारेगा। और पसारने के बाद क्या हो जाएगा कि जितने भी उसमें एंजाइम मिले हुए हैं वे एंजाइम उस पर कार्य करने चालू करेंगे, भोजन को तोड़ना चालू करेंगे, उसे कूटना चालू करेंगे। ऐसा समझ में ना, यानी जेजुनम हमारे छोटी आंत में क्या करता है कि बस भोजन को पसार देता है। ले भाई हम पसार दिए, और जितने भी उसमें एंजाइम मिला है सब उसको तोड़ कर छोटे छोटे भाग में करेगा। ठीक है, यही पाचन होता है। फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में कि पाचन का अर्थ क्या है, जटिल अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदलना, यही पाचन होता है। जो हमारे कोशिकाएं होती है वो इतनी छोटी होती है कि इन भोज्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं उनको ग्रहण नहीं कर सकती है, उनके लिए इतना कोशिका से भी छोटे पदार्थ में बदलना पड़ेगा। भोजन को हम कोशिका से भी, इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जैसे हम नग्न आँख से भी एक कोशिका निकाल कर रख दें तो आप देख नहीं सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। तो इतनी छोटी कोशिका को ऊर्जा देने के लिए इससे भी छोटा भोजन का कण रहना चाहिए। ठीक है, जिससे वो ऊर्जा को ग्रहण कर सके। समझ में आ रहा है ना। तो हमारी जो पाचन की क्रिया होती है, जो हमारा पाचन तंत्र है, यह क्या करता है, भोजन को इतना थुरता है या कुचता है, ऐसे बोले हम अपने भाषा में, या भोजन को इतना छोटे छोटे भाग में तोड़ता है कि अंततः इलियम में, हमारे जो छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम है, उसमें इसे अवशोषण, कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ऐसा समझ में। पहले भी मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, वो डायरेक्ट हम ग्रहण करते हैं, हमारी जो कोशिकाएँ होती है उसे अवशोषण कर लेती है, सोख लेती है। जैसे जल, आपको याद होगा, जल, खनिज और विटामिन, ये तीन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। उसे कोशिकाएं क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, डायरेक्ट उठा लेती है, जितनी उसमें ऊर्जा रहती है सारी ऊर्जा को खींच लेती है। ठीक है, लेकिन जो जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या होता है, इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब होता है ना, इन्हीं सब का पाचन होता है। इनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे भागों में ताकि हमारी कोशिका उसे अवशोषण कर सके। ऐसा समझ में। तो जो जेजुनम भाग ये क्या करता है, पहले वाले भोजन में तो मिला दिया गया एंजाइम, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय ग्रंथि और मूल पित्त वाहिनी। आगे हम इसके एक टॉपिक बनाकर चर्चा करेंगे लंबा अच्छे तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो रेड कलर से हम बनाए हैं ना, यही हमारे अग्नाशय है। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर पीला ग्रंथि होती है, पीला कलर का होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये पीला कलर का होता है, लेकिन आपको पता है कि पीला तो मार्कर होता ही नहीं, तो कैसे बनाया जाए, इसलिए मैं इसे रेड बनाया हूँ ताकि आप समझ जाए। ठीक है, और यकृत जो है ये आपको पता होगा, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी वजन लगभग 1.5 kg होता है। मैं आगे इसका भी चर्चा करूंगा। ठीक है, यानी जेजुनम का काम क्या हुआ, जेजुनम का काम क्या हुआ, ये भोजन को केवल पसारता है, यानी इसके अंदर भोजन को क्या करेगा, यहाँ से भोजन आएगा ना, तो इसे भोजन को इस तरह पसार देगा, एकदम फैला देगा अच्छे तरीके से, ताकि उसमें जो एंजाइम, अग्नाशय वाहिनी जो एंजाइम लाई है, अग्नाशय से एंजाइम आया है, जो पीत आया है, वो भोजन को तोड़ सके छोटे छोटे भाग। ठीक है, आए समझ में। चलिए अब हम इलियम को समझते हैं, थर्ड वाला भाग। ठीक है, तो आइए समझते हैं इलियम को। आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, समझते हैं इलियम। इलियम दो भाग आपको बताए, ग्रहणी, ग्रहणी में क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, उसमें अग्नाशय से एंजाइम निकलता है, पीत निकलता है, दो वाहिनियाँ आकर जुड़ी रहती है,
जो उसमें छोड़ती है, उसके बाद जो भोजन बनता है वह जेजुनम में जाकर उससे जेजुनम क्या करते हैं, भोजन को फैला देता है ताकि उसमें पाचन, भोजन का विखंडन अच्छे से हो सके, भोजन को तोड़ सके। ठीक है, इसके अलावा जब थर्ड भाग इलियम, थर्ड भाग क्या होता है, इलियम, छोटी आंत के तीसरे भाग को इलियम, पहले नाम आप याद रखिएगा। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से, एक हो गया ग्रहणी या डेडुनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, बहुत आसानी याद रखना। ठीक है, छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम होता है, यानी छोटी आंत में अधिकांश लंबा भाग इलियम होता है। ठीक है, अब इलियम में क्या होता है कि इसी भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, इसमें पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मतलब यह पाचन की अंतिम चरण है, इसमें पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद बड़ी आंत भी है, उसमें अपचा हुआ भोजन जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसमें पाचन के अंतिम रूप होता है, अंतिम रूप से पाचन होता है, यानी भोजन को हमारे मुंह से ही कुचाई थुराई उसका चालू है, समझ में ना। उसके बाद अंतिम कुचाई थुराई जो है अंतिम चरण इलियम में खत्म होता है, मुंह से शुरू हुआ इलियम में खत्म हुआ। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेता है या क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। इलियम जो है, जो जेजुनम में भोजन फैला हुआ है उस पर एंजाइम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइम तोड़ रहे हैं। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है अग्नाशय एंजाइम, ध्यान समझिएगा। पित्त जो है, पित्त वाहिनियाँ, मूल पित्त वाहिनियाँ, वो पित्त के 2 ही कार्य हैं, अभी हम बता रहे हैं कौन कौन से पित्त कार्य करता है, लेकिन अग्नाशय है यही मूल पाचन कराती है। जो हमारे पीले रंग की जो थैली है अग्नाशय, अमाशय अग्नाशय अलग अलग है, याद रखिएगा। हम जब मतलब छोटे थे तो उस समय अमाशय और अग्नाशय को में फर्क नहीं समझ नहीं रहा था, दोनों को एक ही समझ लेते थे। ध्यान समझिएगा, अग्नाशय और अमाशय दोनों अलग अलग थैली है। अमाशय मेरा मूल पेट है, अग्नाशय जो अमाशय के नीचे, पेट के नीचे एक पीली सी थैली होती है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय का काम यही है कि वह पाचक रस यानी अग्नाशयी रस स्राव कर सके, इसके अलावा अग्नाशय कुछ नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो पाचक एंजाइम स्रावित करता है ताकि भोजन को अच्छे से पचाया जा सके। ठीक है, जो कई प्रकार के भोजन मतलब कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं, कौन कौन एंजाइम है अभी अग्नाशय वाले टॉपिक में हम उसे विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि अग्नाशय जो एंजाइम आता है वो भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। ठीक है, जेजुनम में बिल्कुल अच्छे से काम करता है, पित्त भी अच्छे से काम करता है, भोजन के इतना छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं ताकि उसे कोशिकाएं अवशोषण ताकि वो कोशिकाएं उसे क्या कर सके, अवशोषण कर सके, इतने छोटे छोटे तोड़ देता है। जब वो भोजन इलियम में पहुंचता है तो इलियम के बाद भोजन क्या करती, आप पीछे आपको बता चुके हैं कि हमारे अमाशय में भोजन लेई के जैसा हो जाता है। कैसे, लेई के जैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं उसे काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। लेकिन जब भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में उसका पाचन होता है तो वह भोजन बिल्कुल मतलब ऐसे का मतलब चिपचिपा एकदम इतना पतला हो जाता है कि उसे हम क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल, याद रखिएगा, ये याद करने लायक चीज़ है। हमारे मुंह में भोजन का पाचन होता है तो उसे हम बॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयल। ठीक है, लेकिन वह भोजन जब अमाशय में जाता है और उसका पुनः अमाशय में पाचन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, काइम। क्या कहते हैं, काइम। लेकिन वह भोजन जब काइम छोटी आंत में उसका पाचन होता है इलियम में, तब वह चाइल हो जाता है। क्या होता है, चाइल। क्या होता है, चाइल। उस चाइल को यानी उस पचे हुए भोजन को बिलाई प्रक्रिया द्वारा, बिलाई मैंने का अवशोषण करना, बिलाई का अर्थ होता है अवशोषण, खींच लेना, याद रखिएगा। बिलाई का अर्थ क्या हुआ, अवशोषण करना, सोख लेना, उसे बिलाई कहते हैं। ठीक है, हमारी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं क्या करती है, रक्त कोशिकाएं, रक्त रुधिर कोशिकाएं, वो रुधिर कोशिकाएं क्या करती है कि जो इलियम में चाइल रूप में भोजन है ना, उस भोजन में से जितने भी ऊर्जा है उन छोटे छोटे ऊर्जा के कणों को रुधिर कोशिकाएं बिलाई प्रक्रिया द्वारा, बिलाई मतलब अवशोषण, खींच लेती है, अंदर खींच लेती है। ठीक है, मैंने जितने भी भोजन पच गया उसे बिलाई कोशिका क्या होती है, अंदर खींच लेती है और उसे खींच कर रुधिर में यानी रक्त में भेज देती है, जा भाई जाकर रक्त में कार्य कर। ठीक है, जिससे हमारा हम कार्य करते हैं, ऊर्जा हम जिसे बोलते हैं, ऊर्जा प्राप्त होता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, कौन कौन से भोजन में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वसा हो गया, ग्लिसरॉल वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो कैसे कैसे टूटता है अभी हम आगे अग्नाशय वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए कि जब इलियम में हमारा भोजन पच जाता है तो उस भोजन को हम चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं,
चाइल, और वो चाइल को विलाई प्रक्रिया के द्वारा, अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा हमारी रुधिर कोशिकाएं, जो रक्त कोशिकाएं है, वो अवशोषण कर लेती है, सोख लेती है, और सोखने के बाद उसे रक्त के अंदर भेज देती है ऊर्जा के, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, और हमारा जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज से विक्रिया करके ऊर्जा बना देता है, और उसी ऊर्जा पर अभी हम बोल रहे हैं ना, यही प्रक्रिया के बाद बोल रहे हैं, इसी ऊर्जा के कारण बोल रहे हैं। आज समझ में ना? ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में आया? छोटी आंत में भोजन का पाचन के लिए पीत, कौन कौन से पीत ले लेते हैं, ब्लू मार्कर, पीत, अग्नाशय रस, यानी अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय रस, आंतरस, आंतरस में क्या होता है, आंतरस में सक्कस एटिरिक्स, आंतरस में क्या होता है, सक्कस एटिरिक्स। आंतरस किसे बोलते हैं हम, आंतरस किसको बोलते हैं, सक्कस एटिरिस, याद रखिएगा, सक्कस एटिरिस, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, आंतरस में से भी काम चलेगा। एंजाइम होता है छोटी आंत में। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से उस भोजन को चाइल्ड रूप में लाया जाता है। ठीक है, अब आइए हम पीछे छोड़े हैं लीवर, यकृत, हालांकि हमारा पाचन तो यहाँ तक हो गया, और इसके बाद जो चाइल होता है, जिसमें से ध्यान समझिएगा, चाइल में से जितने भी अवशोषण करने लायक होता है हमारे रुधिर कोशिकाएं ले लेती है, अब बाकी जो अवशेष अपचा भोजन बचा, जो अवशोषण करने लायक नहीं है, जिनकी आकृति कोशिकाओं से बड़ी होती है, उन्हें भेज दिया जाता है कहाँ, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में चलेंगे तो हम बताएंगे, बड़ी आंत में भी दो भाग होता है, आगे चलेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में जाता है वो, और वहाँ से जल का अवशोषण हो जाता है, और जो अपशिष्ट भोजन बचा हुआ मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी हमारा पाचन तक कंप्लीट हो गया। लेकिन इनमें वसा को कौन से एंजाइम तोड़ता है, प्रोटीन को कौन से एंजाइम तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, इन चीज को जानना अभी बाकी है। दो टॉपिक, कौन कौन, एक यकृत, लंबा नहीं है, और दूसरा लीवर। लीवर के बारे में हम जानेंगे ना भाई कि लीवर हमारा क्या है। लीवर के बाद अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के बाद कुछ आंतरस के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत ज़्यादा लंबा नहीं है, बड़ी आंत के बाद हमारा यह पाचन जो सिस्टम है, मनुष्य का पाचन तत्व, वह कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं यकृत के बारे में। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 kg होता है। कितना वजन होता है, 1.5 kg। कोई पूछेगा आपसे कि यकृत का वजन कितना होता है, यकृत कितना भारी होता है, तो लगभग 1.5 kg। 1.5 kg आप बता दीजिएगा कि यकृत का वजन, लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg। ठीक है, बहुत से लोग समझते हैं, या छोटे छोटे बच्चे, हम भी समझते थे कि हम खाना खाते हैं तो लीवर के अंदर जाता है, लीवर उसे पचाता है, हम बोलते हैं लीवर खराब हो गया। अरे भाई, लीवर का अर्थ क्या हुआ, बता रहे हैं अभी आपको, कि वो पित्त बनाता है ना। लीवर खराब होने के कारण क्या हुआ, पित्त नहीं बनाएगा। ऐसा मतलब पित्त का बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, बताया ना आपको, बताया बिना पित्त बिना हमारा भोजन आमाशय से आगे बढ़ेगा ही नहीं। पित्त के बिना भोजन जो है आमाशय के बाद आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो छोटी आंत है ना, वह क्या कहती है कि भाई हम अम्ल वाले भोजन को नहीं लेंगे, हम क्षार वाले भोजन को लेते हैं। कंडीशन लगाती है छोटी आंत। तो उसके लिए हमारा जो लीवर है यह कहता है कि हम इस कंडीशन को भी पालन करेंगे, टेंशन मत लो, हम भोजन को ही क्षार बना देते हैं। ठीक है, छोटे आंत कहता है। लेकिन जब कभी भी हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, लीवर काम करना बंद करने का अर्थ क्या हुआ कि लीवर में जो पित्त बन रहा है वो अब नहीं बनेगा, ये ना, या कम मात्रा में बनेगा। लीवर इफेक्टेड का अर्थ यही होता है कि लीवर में जो हमारा पित्त बन रहा है ना, वो नहीं बन रहा है या कम मात्रा में बन रहा है, जिससे भोजन क्षारीय नहीं हो रहा है। और जब भोजन क्षारीय नहीं होगा तो छोटी आंत में नहीं जा पाएगा। यदि आमाशय उसे बरियारी ठेलेगा, जो भाई घुसेड़ देगा, पूरा ठेल देगा, तो उसमें क्या होगा, वह डायरेक्ट ही छोटी आंत में जाएगा। हम बोलते हैं ना पेट खराब हो गया हमारा, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भोजन को डायरेक्ट डाल दिया, पाचन हुआ नहीं। छोटी आंत में भोजन का पाचन नहीं हुआ। अब छोटी आंत में बरियारी ठेलेगा तो क्या करेगा भाई, ले लेगा, ठीक है, आ जाने थे। उसके बाद वो पाचन नहीं करेगा, क्या क्या हम बरियारी ठेला है ना, नहीं हम करेंगे, जाओ। क्या करेगा, वो भी डायरेक्ट ले उठाकर ले जाकर बड़ी हाथ में ठेलेगा, चल 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 जा भाई। जब बड़ी हाथ में जाता है, बड़ी हाथ भी कहता है कि हमारे अंदर तू बरियारी ठेला है ना, ले हम इसका जल का अवशोषण नहीं करेंगे। जल का अवशोषण नहीं करता है,
और भोजन को डायरेक्ट निकाल देता है। हम कहते हैं पेट खराब हो गया हमारा, किसके कारण? इस लीवर के कारण। बस ये पित्त नहीं छोड़ा, पित्त नहीं बना पाया, इसके कारण। ऐसा समझ में ना, यानी लीवर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें भोजन नहीं जाता है, याद रखिएगा, लीवर के अंदर भोजन नहीं जाता है, ये पित्त छोड़ता है। साइट की ग्रंथि है, पित्त को छोड़ता है किस भाग में? ग्रहणी में, ताकि भोजन को अच्छे से पचाया जा सके। ठीक है, भोजन को क्षारीय किया जा सके। तो पित्त का दो कार्य हो गया, पित्त का दो कार्य होगा। पहला कार्य क्या होगा? भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, आ जाएगा एग्जाम में ना कि पित्त का कार्य लिखे, पित्त का कार्य बताए। क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बिहार बोर्ड को तो आप लोग जानते हैं, आप लोग से बेहतर कौन जानता है बिहार बोर्ड को? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पित्त का दो कार्य लिखे, अक्सर फेमस क्वेश्चन हो गया ये, आ जाएगा पित्त का दो कार्य। पहला कार्य क्या हुआ? यह काइम को, यानी भोजन को, काइमिन होता है हमारे आमाशय में, जब पच गया आमाशय में तो काइम हो गया। यह काइम को क्षारीय बनाता है। क्या करता है? क्षारीय। भोजन का यहाँ पर अर्थ हुआ काइम, यानी आमाशय के बाद हम भोजन को काइम बोलेंगे, और छोटी हाथ के बाद भोजन को चाइल बोलेंगे, और मुंह के बाद भोजन को बॉयल बोलेंगे। ठीक है, काइम, काइम को क्या करता है? क्षारीय बना देगा। ठीक है, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या करता है? पहले तक कभी से हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्या करता है कि जो भोजन में वसा होता है ना, जो भोजन में वसा होता है, जो भोजन में वसा होता है, यह वसा को विखंडन कर देता है। वसा का विखंडन, विखंडन या पायसीकरण, याद रखिए, विखंडन या पायसीकरण भी इसे बोलते हैं। यह वसा को क्या करता है? वसा का विखंडन करता है या पायसीकरण कर देता है, तोड़ देता है वसा को। क्यों तोड़ता है? ताकि ये इस वसा को पचाने वाली जो एंजाइम है इस पर काम कर सके। समझ में? वसा को पचाने वाली जो एंजाइम है वह इस पर कार्य कर सके, इसके लिए वसा का ये विखंडन कर देता है, पायसीकरण करता है। पायसी, विखंडन को ही हम पायसीकरण बोलते हैं। कोई किसी बुक में लिख देगा पायसीकरण, कंफ्यूजन हो गया। पायसीकरण का अर्थ हुआ विखंडन, तोड़ना। आया समझ में ना? यानी पित्त का दो कार्य हुआ, एक काइम को क्षारीय बना दिया, दूसरा कार्य क्या है? यह वसा को तोड़ देता है, विखंडन कर देता है, ताकि उस पर जो एंजाइम है वसा पर कार्य करने वाली अच्छे से कार्य कर सके। आया समझ में ना? ये हमारा काम हो गया। और ध्यान देखिए, पित्त इतना क्षारीय होता है कि उसका पीएच लेवल 8 होता है। पीएच लेवल पढ़े हैं आप, केमिस्ट्री में है, पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो अभी यहाँ पर शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि पीएच लेवल 7, जिसका 7 होता है उसका उदासीन होता है। 7 का अर्थ हुआ नो कि न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। 7 के नीचे जितना भी नीचे जाएगा अम्लीय हो जाएगा, और 7 के ऊपर जितना भी जाएगा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 के ऊपर जितना अधिक जाएगा उतना क्षारीय, केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। और 7 के नीचे जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। 7 पर उदासीन रहेगा, न तो अम्लीय न तो क्षारीय। तो 7 के ऊपर है ना क्षारीय होता है। ठीक है, यानी पित्त का पीएच मान कितना होता है? 8। एक ही भी क्वेश्चन बना देगा कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान 8 होता है। ठीक है, पित्त पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। अभी आपको पता है ना यहाँ पर कि पित्त तो बना दिया, कौन सा? लीवर बना दिया पित्त को, लेकिन लीवर से पित्त को बनाकर छोड़ देगा, आगे बनाकर छोड़ देगा। आगे क्या है? पित्ताशय है, थैली है पित्ताशय, वो पित्त को स्टोर करके रखती है, जमा करके रखती है। और वही भोजन जब जाएगा ना, जब काइम को जरूरत होगा, काइम कहेगा कि भाई ला हमें दे पित्त, हम लोग इसे पचाएंगे, तो यह जो पित्ताशय है, जो थैली है, वो पित्त को छोड़ती है, ले भाई ले, हिसाब से छोड़ती है, कितना ले इतना पचा, इतना क्षारीय जितना चाहिए उतना छोड़ती है। अब किसी को पेट में पत्थरी, सुने हैं ना, पत्थरी हो जाता है। पत्थरी में क्या होता है कि यही पित्त की जो थैली होती है ना, उसी में पत्थरी हो जाता है। तो डॉक्टर सब क्या करते हैं, इसी पित्त की थैली को काट कर बाहर निकाल देते हैं। अब काट कर बाहर निकाल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? अब ये जब पित्त बनाएगा ना तो डायरेक्ट पित्त को छोड़ देगा भोजन में ही। पित्त कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है, वो तो जमा करने के काम कर रही थी, तो जमा नहीं करेगी ना, है नहीं तो जमा कहाँ से करेगी? ये डायरेक्ट पित्त बनाएगा, भोजन में छोड़ ले जाएगा। ठीक है, छोड़ ले जाएगा, क्योंकि बिना भोजन जब तक क्षारीय नहीं होगा तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो भोजन को क्षारीय करना आवश्यक है। तो भोजन को क्षारीय करने के लिए पित्त क्या लीवर क्या करता है? पित्त को छोड़ते जाता है। ऐसा समझ में ना?
पित्त का पीएच लेवल 8 हुआ। पित्त लीवर का कितना भार 1.5 kg। पित्त लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। कहाँ है? उदर के ऊपर दाहिने भाग में, उदर के ऊपर दाहिने भाग में, इस भाग में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती है हमारा, ठीक है। पित्त हमारे दाहिने भाग में, ठीक है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? लीवर के अंदर यकृत कोशिकाएं, यकृत के अंदर कोशिकाएं होती है, ठीक है। कोशिका होती है जो क्या करती है? पित्त छोड़ती है, पित्त का स्राव करती है, ठीक है। पित्त क्या है? ध्यान समझिएगा। पित्त गाढ़ा रंग का, एकदम चिपचिपा सा म्यूकस, पता है ना, म्यूकस उसी टाइप का होता है पित्त। लेकिन यह हल्का रंग, हरा रंग का होता है। पित्त हरा रंग का गाढ़ा द्रव यानी क्षारीय द्रव है। याद रखिए, पित्त का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यह एक क्षारीय द्रव है। इसका पीएच लेवल 8 होता है। एकदम आप याद कर लीजिएगा इसे, दिमाग में अभी आपको याद हो जाएगा। अभी सुन रहे, यदि ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं आप इतने देर से, एकदम आपको एक एक क्वेश्चन बिना पढ़े याद होगा, एकदम 100 में 100% मेरा गारंटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। पित्त का 2 कार्य हो गया। भोजन को यानी कायम को किस में बदल देगा? कायम को क्षारीय यानी कायम को क्षारीय बना देगा, ठीक है। दूसरा कार्य वसा का विखंडन करेगा, पायसीकरण करेगा। वसा का पायसीकरण करेगा। क्यों पायसीकरण करेगा? ताकि उस पर वसा को पचाने वाला एंजाइम कार्य कर सके। आया समझ में? तो ये हमारा हो गया टोटल यकृत से संबंधित जितना भी था सब हम बताते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अग्नाशय की तरफ। अग्नाशय ग्रंथियाँ क्या करती है, उसके बाद बढ़िया आप देखेंगे। चलिए आइए अब समझते हैं आगे। लीवर समझ में आया, यकृत क्या होता है। इसके बाद हमारा तो पाचन लगभग हो ही चुका है, लेकिन इसमें अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम सराइव होते हैं वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके बाद हमें एक और चीज़ आंतरस क्या होता है, उसके बाद बढ़िया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा। एक चीज़ हम यहाँ पीछे छोड़ चुके थे, वहाँ पर पीछे छोड़ दिए थे पित्ताशय वाले में। बताए थे ना कि पित्ताशय को कौन से उत्तेजित, ये थैली है पित्ताशय, तो इससे पित्त कैसे निकलता है। इस पित्ताशय को कोलेस्टोकाइनिन, याद रखिएगा, ये आपको याद कर लेना। पित्ताशय जो है, पित्ताशय से अपने आप पित्त नहीं निकलता है, पित्त को निकाला जाता है। कौन निकलता है? कोलेस्टोकाइनिन। यह पित्ताशय को उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है, ताकि वह पित्त छोड़ सके, ठीक है। कौन सा? कोलेस्टोकाइनिन। याद रखिए, पित्ताशय को उत्तेजित करने का काम कोलेस्टोकाइनिन करता है, ठीक है। वहाँ पर यह मतलब हम छोड़े थे, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रकाश आ रहा होगा, तो आप यह इसे बोल रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिए, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। आइए अग्नाशय को समझते हैं। अग्नाशय पर आपको बता चुका हूं कि अग्नाशय कौन सा, यह पीले रंग की जो थैली है यही अग्नाशय है, ठीक है। अब अग्नाशय से कौन कौन से रस निकलता है यह समझते हैं। अग्नाशय आमाशय के नीचे, आमाशय जो हमारे है, ये आमाशय है ना, आमाशय के नीचे दूसरा वाला भाग ग्रहणी से घिरी हुई रहती है। यानी आमाशय और ग्रहणी से घिरी हुई, उसके बीच में पीली थैली होती है, और उसके नीचे जो हम बनाए हैं ना, यहाँ पर है बड़ी आंत, ये उसके नीचे से गई हुई रहती है, उसके नीचे से निकली हुई रहती है, ठीक है। आज समझ में ना। ये पीला रंग का थैली होता है, आमाशय का रंग पीला होता है, आमाशय की थैली का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं निकली रहती है। अग्नाशय से पतली पतली बहुत सारी रस्सी की जैसी नलिकाएं निकली रहती है। उन नलिकाओं को ही अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। अग्नाशय वाहिनी की चर्चा किया था ना, पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी, अग्नाशय वाहिनी। तो अग्नाशय वाहिनी क्या होती है? अग्नाशय के अंदर से पतली पतली बहुत सारी नलिकाएं निकली रहती है। उन्हीं नलिकाएं ऐसा ना एंजाइम आता है, तो उन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय वाहिनी, ठीक है। वही सब नलिकाएं आगे जाकर मिलकर, और पित्तवाहिनी उसी में मिल जाती है जाकर, और मिलकर एक बड़े नालिकाएं के निर्माण करती है। आ रहा समझ में ना, कि अग्नाशय द्वारा बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं आगे जाकर एक बड़ी नलिकाएं में जुड़ जाती है, और जो मूल पित्तवाहिनी है उसी बड़ी नलिकाएं में आकर मिल जाती है, और वह एक बड़ा नालिका जैसा निर्माण होता है, जो छोटी भाग के ग्रहणी में जाकर खुलती है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि अग्नाशयी वाहिनी और मूल पित्तवाहिनी दोनों मिलकर एक बड़ी नलिकाएं का निर्माण करती है। आ रहा समझ में ना। अग्नाशय द्वारा
छोड़े गए एंजाइम, अग्नाशय कौन कौन से एंजाइम छोड़ता है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय 4 प्रकार का एंजाइम बनाता है। कौन कौन प्रकार, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अग्नाशय कितने प्रकार का एंजाइम बनाता है? 4 प्रकार का एंजाइम, जिसमें सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। सबसे पहला एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जब हमारे छोटी आंत के ग्रहणी में जाता है तो ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को, यानी पेप्टोन मतलब क्या? प्रोटीन। अब याद करिए आप, आमाशय में जब हमारा प्रोटीन का पाचन हुआ था तो मैं या तो पेप्सिन जो हार्मोन बना था HCl के द्वारा, तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। किसको? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। वहाँ पर पेप्टोन बन गया है, यानी हमारे आमाशय में पेप्टोन बन गया है, ठीक है। और वह पेप्टोन अब कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। आ रहा समझ में ना? यानी कि आमाशय में पहले से प्रोटीन का पाचन होकर पेप्टोन में बदल दिया गया है, तो प्रोटीन नहीं जाएगा, पेप्टोन जाएगा। यहाँ पर हम प्रोटीन लिखे हैं कोष्ठ में, ताकि आप आपको याद रहे कि पेप्टोन किसका रूप है? प्रोटीन का ही रूप है। तोड़ दिया, जैसे कूच थूर दिया गया है ना, तब पेप्टोन बना है, ठीक है। पेप्सिन नामक हार्मोन बनाया है। याद पर सीधा साधा वो बताए थे उसमें पिछले वीडियो में, सीधा साधा वाला वही है। पेप्टोन को तोड़ता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन के बहुत सारे कार्य। ट्रिप्सिन की गोली भी आती है। ध्यान से, ट्रिप्सिन क्या करता है ना, हमारे घुटने उठने में दर्द होता है। देखिए, जो पुरानिया लोग रहेंगे और उनके घुटना चर चर इस टाइप का आवाज़ आता है उनके घुटनों से, तो उनको डॉक्टर जो दवाई देता है ना, उनमें ट्रिप्सिन का गोली देता है। यह हमारे दर्द को भी कम करता है। दर्द को भी क्या करता है? कम करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छा पदार्थ है, दर्द को भी कम करता है। इसके अलावा हमारे पाचन में, यह भोजन को पचाने में मदद करता है, कह सकते हैं आप। पेप्टोन को तोड़ता है, पेप्टोन को और छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि कौन सा भाग मतलब होता है अभी आंत में। दूसरा होता है एमाइलेस। दूसरा क्या होता है? एमाइलेस। एमाइलेस क्या करता है कि भोजन में जितने भी भोजन आए हैं आमाशय से, उसमें स्टार्च ग्लाइकोजन के साथ मिल जाता है। ट्रिप्सिन भी इनके साथ मिलता है और इनके साथ मिलकर माल्टोस बना देता है। क्या करता है? एमाइलेस क्या करता है? एमाइलेस जो जितने भी भोजन आमाशय के बाद हमारे छोटी आंत में आया हुआ है, उन छोटी आंतों को या उन भोजन को जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, याद रखिएगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन को यह क्या करता है? तोड़ता है, इनके साथ मिल जाता है और तोड़ कर उसे किस में बदल देता है? माल्टोस में बदलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है ना कि पेप्टोन प्रोटीन में बदल गया, ठीक है। स्टार्च को, स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को कौन तोड़ता है? एमाइलेस। कौन तोड़ता है? एमाइलेस। किस में? माल्टोस में तोड़ देता है, ठीक है। जिससे कोशिकाओं उसे अवशोषण करता है, बहुत छोटे छोटे भाग हो जाता है, कोशिकाओं को अवशोषण करने लायक बन जाता है, ठीक है। तीसरा होता है लाइपेस। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोशिका अवशोषण नहीं करेगा, इसके बाद इलियम में जाएगा तो वहाँ से करेगा, ठीक है। अब ये ग्रहणी में ये हो रहा है, ठीक है। ग्रहणी में ये सब क्रिया ग्रहणी में अंदर हो रहा है, क्योंकि जो अग्नाशय के द्वारा रस आ रहा है पित्त के द्वारा, कहाँ आ रहा है? ग्रहणी में आ रहा है ना, तो ग्रहणी में ये होगा। इसके बाद भोजन को जेजुनम में पसारा जाएगा, उसके बाद इलियम में इसे अवशोषण किया जाएगा, जिसमें अभी आंत रस है। जो छोटी आंत है ना, उनके किनारे, छोटी आंत में बहुत सारे मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जो आंत, जिसे हम आंत रस कहते हैं, वो क्या करती है? आंत रस को बनाती है, आंत रस को छोड़ती है। अभी आगे उसका हम इसके बाद चर्चा करेंगे। लाइपेज क्या करता है कि इमली स्वीकृत वसा जो आया है भोजन के साथ, भोजन के बाद जो इमली स्वीकृत वसा उसमें है, उस वसा को क्या करता है? वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। चौथा जो है हमारा न्यूक्लियस, याद किया है। चौथा क्या है? न्यूक्लियस। चौथा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड को बदल कर किस में कर देता है? न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लिक एसिड को बदलकर न्यूक्लियोटाइडस में बदल देता है। कौन? न्यूक्लियस। देखिए नाम याद करना कितना आसान है। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइडस में बदल देता है। इजी है ना, याद रखिएगा। इन चारों को एक बार अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे नोट्स तैयार करते जाइएगा। आप लोग का आपके लिए आसान रहेगा जितना भी हो सके। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद आंत रस का कार्य।
चलिए आइए समझते हैं आंत ग्रंथियों को। अब ज़्यादा नहीं है, बस आंत ग्रंथि, अब बड़ी आंत, उसके बाद खत्म है। ठीक है, आंत ग्रंथि क्या है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है भाई, समझना है, टू जेड को समझना है तो थोड़ा लंबा तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आंत ग्रंथियाँ, आंत ग्रंथियाँ का क्या होती है, तो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के दीवार में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे छोटी आंत हो गया ना इस तरह का, तो इसके अंदर ही छोटी छोटी से इस तरह का उठा हुआ रहता है, ये मतलब कोशिकाएं के जैसा उठा हुआ रहता है इस तरह का, जिसे हम क्या कहते हैं, आंत ग्रंथियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, आंत ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत के दीवारों में। आंत ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, छोटी आंतों के दीवारों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्हीं ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है, जिसे हम आंत रस कहते हैं। अभी आंत रस का हम पीछे चर्चा कर रहे थे ना, आंत रस, अग्नाशय रस वो अलग होता है, अग्नाशय के द्वारा आता है, आंत रस अलग होता है। आंत रस की जो चर्चा हम कर रहे थे, वो आंत रस यहीं से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, आंत ग्रंथियों से निकलता है। क्या, आंत रस। ठीक है, आंत रस, जिसे हम सक्कस या एंट्रिकस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सक्कस या एंट्रिकस, सक्कस एंट्रिकस दोनों एक ही नाम है, सक्कस एंट्रिकस, एक ही है वो, पूरे एक ही, सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा ना, आंत रस याद रखिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आंत रस याद रखिएगा। सक्कस एंट्रिकस भी आप पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या करते हैं, हम भोजन को अंतिम रूप से पचाते हैं, भोजन का पाचन का अंतिम रूप यही देते हैं, यही जो आंत रस होते हैं भोजन के पाचन का अंतिम रूप देते हैं। हमारे जो अभी हम बताए आपको, अग्नाशय वाला, जो अग्नाशय द्वारा एंजाइम होते हैं जो 4 प्रकार के, तो वो ग्रहणी के भाग में छोड़ते हैं, ग्रहणी में भोजन टूटता है, उसके बाद भोजन को पसार दिया जाता है पचने के लिए, और उसके बाद कहाँ पहुँचती है, इलियम में, जहाँ ये आंत रस मिल चुका रहता है तब तक भोजन में। अब ये क्या करता है, भोजन में जितने भी हम पदार्थ खाए हैं एक में सब है, तो उनमें से अलग अलग पदार्थ को अलग अलग आंत रस अलग अलग एंजाइम में तोड़ देता है, ताकि उसे कोशिका अवशोषण कर सके। ऐसा समझे, ध्यान समझिएगा। देखिए, पहला आंत रस क्या है हमारा, पेप्टाइडेस। पेप्टाइडेस क्या करता है, पेप्टोन के साथ मिलकर, पेप्टोन याद पड़िए, पेप्टोन अभी बताए थे आपको कि पेप्टोन वहाँ से चला है, पेप्टोन चला है ना वहाँ पर, पेप्टोन जिसे प्रोटीन वाला पेप्टोन, प्रोटीन पेप्टोन में गया था, उन पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। यानी जो भोजन में प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन देखिए मुंह से शुरू हुआ है प्रोटीन का पाचन, और छोटे इलियम में जाकर खत्म होता है प्रोटीन, यानी हमें शरीर में सबसे ज़्यादा समय प्रोटीन को पचाने में लगता है। ठीक है, प्रोटीन के पेप्टोन को किस में बदलेगा, एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है, भाई तो एमिनो अम्ल बन जा। अब एमिनो अम्ल इतना छोटा छोटा उसका कण हो जाता है कि हमारी जो रुधिर कोशिकाएं उसे क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, खींच लेती है विलायक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, दूसरा है लाइपेस। क्या है, लाइपेस। ये क्या करता है कि जो बच्चा कुछ इमली स्वीकृत वसा है, पीछे भी इमली, अग्नाशय रस भी इमली स्वीकृत वसा को पचाया। ठीक है, तो जो बच्चा कुछ इमली स्वीकृत वसा है, उन्हें क्या करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, वसा अम्ल में बदल देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा, जिसे कोशिकाएं अवशोषण कर सके। ठीक है, तीसरा जो है इन्वर्टेस। तीसरा क्या है, इन्वर्टेस। यह क्या करता है, सुक्रोज के साथ, भोजन में जो सुक्रोज है उनके साथ मिलकर उसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज कर देता है, ताकि कोशिकाएं इसे ले सके। ठीक है, उसी तरह माल्टोस है, माल्टोस क्या करता है, माल्टोस जो भोजन में माल्टोज आया हुआ है उनके साथ मिलकर ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज में चेंज कर देता है, मूल ऊर्जा जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज में बदल देता है, और इन्हीं ग्लूकोज को हमारे रुधिर कोशिकाएं अवशोषण कर सारे शरीर में रुधिर के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पहुंचा देती है। तीसरा लैक्टेस या लैक्टेज। ये क्या करता है, लैक्टोस, ध्यान समझिए दोनों अलग अलग है, लैक्टोस। तो लैक्टेस जो है ये लैक्टोस नामक पदार्थ को साथ मिलकर ग्लूकोज और गैलेक्टोस में बदल देता है। क्या करता है, लैक्टोस को, ध्यान दीजिएगा, ये भोजन में है जो हम ये यहाँ पर दिखाए ना, ये भोजन जो आया हुआ है ग्रहणी से इलियम में, ये वो है। ठीक है, और इन्हीं के साथ ये जो एंजाइम आंत रस है इनके साथ मिलता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोस में बदल देता है, जिससे कोशिकाएं आसानी से खींच लेती है। ठीक है, सोख लेती है। और अंतिम हमारा है न्यूक्लियस। अंतिम क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड जो आया हुआ है ग्रहणी के बाद
उनके साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइडस बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइडस। इसके बाद इसमें से जितना भी हो सके हमारे रुधिर कोशिकाएं इनको अवशोषण करती है, सोखती है। बिलाई प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? बिलाई। आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि छोटी आंत की इलियम में भोजन का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बिलाई प्रक्रिया के द्वारा। बिलाई प्रक्रिया के द्वारा इनको अवशोषण कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है। और जो अवशेष पदार्थ बचते हैं, अपशिष्ट, अपचा, ठीक है, जो नहीं पचे हुए हैं, अभी भी बड़े बड़े रूप में है, बड़े कण के रूप में है, उन्हें भेज दिया जाता है कहाँ? बड़ी आंत के अंदर। इलियम्स के बाद हमारी बड़ी आंत जोड़ती है। ठीक है। उन भोजन को, अपचा भोजन को जल के साथ बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है। अब बड़ी आंत उसमें क्या करता है? बड़ी आंत के भी दो भाग होते हैं, अभी हम बता रहे हैं, उसको लास्ट है। बड़ी आंत उसमें से क्या करते हैं? जल का अवशोषण कर लेता है, जल को खींच लेता है और खींचने के बाद जो जितने भी अपशिष्ट बचे हैं उन्हें मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इस तरह हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये वाला समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बता रहे हैं, बस थोड़ा सा बच्चा है, ध्यान समझिएगा। बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या होता है? ध्यान समझिएगा। बड़ी आंत जो हमारे अंतिम, हमारा पाचन हो गया है, इलियम में पाचन, छोटी आंत की इलियम में पाचन संपूर्ण हो गया है। इसके बाद बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत में क्या होता है कि जो अपचा हुआ भोजन रहता है, जो भोजन नहीं पच पाता है, उन्हें बड़ी आंतों में भेज दिया जाता है। कौन से भाग? ध्यान समझिए। बड़ी आंत क्या है? छोटी आंत के बाद आहार नल का अगला भाग बड़ी आंत कहलाता है। छोटी इलियम के बाद, इलियम जहाँ जाकर जुड़ता है वहीं से बड़ी आंत की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और ध्यान दिए, बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कोलन और एक को मलाशय या रेक्टम। रेक्टम ज़्यादा फेमस है। कोलन या मलाशय, रेक्टम। ध्यान समझिएगा। कोलन का तीन भाग होता है। ध्यान समझिएगा कोलन का। एक होता है ऊपरीगामी कोलन, कोलन और रेक्टम, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो देखिए, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ से छोटी आंत से जुड़ा है ना, ये इस भाग को हम क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। ये वाला कौन सा है? कोलन है। समझ में आ रहा है ना? कोलन। बड़ी आंत ध्यान समझिएगा, इस तरह बनाए ना, इस तरह का, इसमें इस तरह का संरचना होता है। इस तरह का जैसा जट्ठा हुआ होता है ना, इस तरह, फिर ऊपर इस तरह, इस टाइप के हमारे बड़ी आंत की संरचना होती है। ठीक है। सीधा नहीं होता है। कोलन और मलाशय, कोलन के तीन भाग, पार्ट्स होते हैं। ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। ऊपरीगामी को एसेंडिक कोलन बोलते हैं, इंग्लिश में भी कोलन ही कहा जाता है। ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं और इसको डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। ठीक है। ऊपरीगामी कोलन देखिए, ये वाला ऊपरीगामी हो गया, ये वाला अनुप्रस्थ कोलन हो गया और ये वाला अधोगामी कोलन हो गया और नीचे वाला भाग ये वाला रेक्टम हो गया। आ रहा समझ में? रेक्टम। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो अधोगामी कोलन है, जब यहाँ से भोजन, जो यहाँ से चाइल्ड जो है, अपचा भोजन इसमें आता है, तो यहाँ से जल का अवशोषण कर लिया जाता है। जो भोजन के अंदर जल मिला हुआ है उन जल को खींच लिया जाता है। ठीक है। भोजन में से जल को अवशोषण करके उसे मूत्रालय वाला थैली के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है। जल का अवशोषण हो गया। अब ये भोजन कहाँ पहुँचता है? अधोगामी कोलन में पहुँचता है। ठीक है। अधोगामी कोलन तक, मतलब इन तीनों में जल का ही अवशोषण होता है, जल को धीरे धीरे करके खींचा जाता है और अधोगामी कोलन यहीं जाकर रेक्टम में मिल जाता है। अधोगामी कोलन उस अपचा भोजन को क्या करता है? उठाकर यहाँ से रेक्टम के अंदर डाल देगा भाई। ठीक है। रेक्टम के अंदर यहाँ पर जमा कर देगा। यहाँ पर भोजन जमा हो जाता है, अपचा हुआ भोजन। ठीक है। अब भोजन जब जमा हो जाता है तो एक नियत समय के अनुसार मल द्वार के माध्यम से बाहर हो जाता है। समझ में आया ना? मल द्वार के माध्यम से क्या होता है? बाहर हो जाता है। आया समझ में? कहाँ पर भोजन स्थिर रहता है? रेक्टम में, मलाशय में। भोजन कहाँ पर स्थिर रहता है? संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? अपचा हुआ भोजन मलाशय में। ठीक है। और यहीं पर जमा होता रहता है। हम जितने भी भोजन पचता है यहीं पर जमा होता रहता है और एक निश्चित समय पर इस भोजन को मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। आया समझ में? ठीक है। बाकी इन सब का काम क्या है? भोजन में से जल को अवशोषण करना। आया समझ में? जब हमारे बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, ये काम नहीं करेगी, जल का अवशोषण नहीं करेगी, तो वही हमारा क्या होता है? जो मल निकलता है, यानी मल जो होता है वह कैसा हो जाता है? जल की जैसा हो जाता है। यानी हम कहते हैं पेट हमारा खराब हो, मतलब कहाँ? यहाँ से भी होता है। जल का अवशोषण नहीं होगा तो उसे वहीं जाकर मलाशय में जमा हो जाएगा, मलाशय उसे जल्दी से मल द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देगा। आए समझ में ना? आए समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें?
अब ध्यान से समझिएगा, मलाशय और कोलन और छोटी आंत की जहाँ पर जोड़ रहता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलती है, उसके ऊपर एक उंगली जैसी रचना पाई जाती है। उंगली की जैसी रचना यहाँ पर देखिए, नीचवा यहाँ पर बनाए हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, उंगली जैसी रचना, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडिक्स। एपिडिक्स या इसे हम सिक्कम भी कहते हैं। सिक्कम क्या बोलते हैं, सिक्कम। एपिडिक्स या सिक्कम, याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडिक्स या सिक्कम। अब ये होता क्या है, तो इसका पाचन में कोई कार्य नहीं है, यह अवशेषी अंग है। समझ में आ रहा है ना, ये अवशेषी अंग, इसका कोई कार्य नहीं है, अवशेषी अंग है। ये धीरे धीरे आगे जितना भी हमारा मतलब आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अवशेषी अंग है। क्योंकि हम भी पहले क्या थी, जानवरों के अंदर होता है, सेलुलोज का इसी में भरा रहता है, वो पाचन वाचन में सहायक करता है। तो ये हम भी कभी जानवर थे, ठीक है, तो उस समय से उसका मतलब भाग अभी तक बचा हुआ है, जैसे नाखून हम लोग का अभी तक बढ़ता रहता है, उसी तरह का ये बचा हुआ है। इसका पाचन में कोई कार्य नहीं होता है, यह अवशेषी अंग है, याद रखिएगा। तो हम कहेंगे कि एक क्वेश्चन एक बना देगा आपको, यार बोर्ड समझते हैं कैसा क्या क्या करता है, या मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाचन के ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन में सहायक नहीं होता है। क्या कहेंगे, एपिडिक्स या सिक्कम। एपिडिक्स या सिक्कम, यही भाग होता है जो पाचन में सहायक नहीं होता है। समझ में आया। तो इस तरह हमारे पाचन की संपूर्ण जितने भी पाचन की प्रक्रिया है, सारे पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण मैं आपको बता दी है, ठीक है। एक एक करके विस्तार से, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर किए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं। यदि आप लोग जितने भी मेरे दोस्त लोग या जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अभी, यदि आप लोग ये पूर्व वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। और जितने भी छात्र हैं, मेरे बच्चे हैं, जितने भी बच्चियाँ हैं, वह वीडियो को एक बार और भी रिपीट कर लीजिएगा, कम से कम 1 या 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, सारे नाम आपको याद आ जाए, ठीक है। नोट्स जो है स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। यदि नोट्स नहीं होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूं, व्हाट्सएप नंबर, ताकि वहां से आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप पर PDF के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रयास करूँगा, एडिटिंग कराते समय हमें याद आएगा तो उसमें हम बोल देंगे कि डाल दीजिएगा, या हम यदि करेंगे तो उसमें डाल देंगे ताकि वहाँ से हो जाए, लेकिन प्रयास करेंगे कि डाल देंगे, ठीक है, याद आ जाएगा। यदि नहीं भी आए तो आप लोग कमेंट कर प्लीज़ याद दिला दीजिएगा। प्रेशर इतना रहता है कि मत पूछिए क्या। और इतना आज तो इतना गर्मी है कि पूरा शर्ट तक भीग चुका है, ठीक है। और क्लास कुछ लंबा हो गया, लगभग 1 घंटा से ऊपर का क्लास हो गया है, सॉरी इतना है, अब क्या किया जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। तो और भी मेरे जो जितने भी बच्चे हैं जो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग का 10th के स्टैंडर्ड पर देखेंगे ना, तो आप लोग का पहला चैप्टर यहीं पूरा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अच्छे से समझ ले, उनका भी पढ़ाई हो। लॉकडाउन में किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ये नहीं देखता है ना कि बच्चे, आप लोग देखिए इस बार क्या किया, पूछा आपसे आप लॉकडाउन में पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं, एक ऑनलाइन का थप्पा लगा दिया, ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं बच्चे, सब लगा दिया ना। क्या किया, कुछ नहीं किया। सब बोलते थे कि सिलेबस कम किया जाएगा, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन बढ़ा दिया लो, और उसमें ऑब्जेक्टिव डाल दिया है। ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, ये इधर इतना घुमा कर पूछते हैं ना अंदर से कि समझिए कि दिमाग खराब कर देंगे। पहले ही ठीक था, सब्जेक्टिव था, कम से कम उसमें हम लिखते थे तो कुछ सही लिखे कुछ गलत हुआ तो कुछ ही नंबर कटता था, इसमें तो गया तो पूरा चला जाता था, ठीक है। तो बिहार बोर्ड का आप नहीं कर सकते कुछ भी, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि लॉकडाउन है हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें सरकार छूट देगी, कुछ छूट देने वाली नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। आप बढ़ेंगे तभी आगे मतलब हम एग्ज़ाम दे पाएंगे।
समझ में आया ना? तो आप प्लीज़ आप लोग ये वीडियो सबके पास शेयर कीजिएगा ताकि सबका एक चैप्टर कंप्लीट हो सके, पूरा पाचन तंत्र है। इसमें थोड़ा बहुत और भी आगे है पोषण वोषण के बारे में, तो मैं प्रयास करूंगा कि उसे भी एक वीडियो में, छोटा छोटा टॉपिक है, एक वीडियो में मैं समझा दूँ जनरली, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है श्वसन, तो अगला टॉपिक श्वसन है। उस श्वसन को मैं भी इतने ही विस्तार से समझाऊंगा ताकि आप लोग के दिमाग में एकदम बैठ जाए। मैं यहाँ तक कि अपनी भाषा को इसमें प्रयोग कर रहा हूँ, अपनी जो लैंग्वेज होती है, गृह लैंग्वेज, उस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे से और भी दिमाग में बैठ जाए कि आप लोग समझ जाए। ठीक है, समझना, आपको समझाना मेरा मूल काम है, आप जैसे भी समझ लें। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग, मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। यदि कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करने से पीछे ना हटिए। ठीक है, कमेंट कीजिए कि हमारे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि ताकि वो आप लोग का जितना हो सके इस लॉकडाउन के दौरान मदद कर सकूं, ताकि आप लोग अपने क्लास को मेंटेन कर सके। हमें ये ना लगे ना कि हम लोग लॉकडाउन के कारण मेरी इतना पढ़ाई चला गया है। ठीक है, मैं अपने चैनल पर मैथ के भी वीडियो पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर जाकर देखिएगा ना, तो एनसीईआरटी और भारतीय बंधु दोनों बुक से पढ़ाया हूँ। पूरा बहुपद तक कंप्लीट है हमारा, रैखिक समीकरण में भी बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, पूरा ट्राइगोमेट्री पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए ना, एक एक क्वेश्चन करके बताया हूँ, तो आप लोग वहाँ से पढ़िए। और जो भी चीज़ में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रयास विश्लेषण करने का प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। और मेरा 12th क्लास के जितने भी छात्र हैं वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ा दीजिएगा, ताकि 12th क्लास का वीडियो हमारा जो इतिहास का है वो बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद इसी के लिए मैं उसे रोका हूँ, वो भी अपलोड हो चुका है लेकिन पब्लिश मैं नहीं किया हूँ, ताकि ये वाला जो पाचन तंत्र है सारा कंप्लीट हो जाए हमारा। उसके बाद हम 12th क्लास का वीडियो आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब लगभग 11:15 के आसपास हो चुका है, तो बताइए, इसी के कारण मैं इतना गर्मी में आज इतना मेहनत किया ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए पाचन तंत्र, ताकि मैं इतिहास का वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो 12th वाले लड़के भी आप लोग जुड़ जाइए और आगे हम बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।